पिछले क्लास में केमिस्ट्री से बारे में स्टडी कर रहे थे, समझ रहे थे। हमने कहा था केमिस्ट्री किस चीज का स्टडी है? केमिकल्स या मैटर के सारे एस्पेक्ट्स जितने भी हो सकते हैं, गौर से सुनना, सब बात नहीं और सुनोगे तब। केमिस्ट्री बेसिकली हम लोग पिछले क्लास में केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किए थे। हमने कहा था कि केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ व्हाट? केमिकल्स है, स्टडी ऑफ मैटर है। तो सबसे पहला बात हमारा निकल के यही आता है कि मैटर क्या होता है। मैटर किसको कहते हैं? क्योंकि हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत वहीं से होगा कि आखिर ये मैटर होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग बात आज शुरू कर रहे हैं, थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग मैटर के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में ही स्टडी करते हैं, तो यही से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 8, 9, 10 में थोड़ा मोड़ा हम लोग जानते हैं, एक केवल हम लोग ब्रीफ ले रहे हैं, क्योंकि हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं, सारी बातें वहां मेंशन्ड है। बुक में जाओगे एनसीईआरटी में सारी बातें तुमको मिलेंगी, तो इस कारण से थोड़ा सा हम लोग इसका ब्रीफिंग ले रहे हैं। देखो, जैसा कि तुम जानते हो, मैटर कहते किसको है? तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, मैटर का मतलब क्या? पदार्थ। तो पदार्थ किसको कहते हैं? तो जिसका हम लोग पढ़ते आए हैं, बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, कि जिसके पास अपना मास हो, मतलब द्रव्यमान हो, और जिसके पास जगह छेकने की क्षमता हो, स्पेस एक्वायर कर सकता हो, है ना? एनीथिंग विच हैविंग मास एंड एबिलिटी टू एक्वायर स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसके पास अपना कुछ मास हो, खुद का मास हो, और जिसके पास एबिलिटी हो जगह एक्वायर करने की, जगह को छेक सके। जैसे पेन, पेन क्या है? पेन के पास क्या अपना मास है? कहीं रखेंगे तो स्वाभाविक ही जगह एक्वायर करेगा, तो हम कहेंगे ये मैटर है। पेन हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, कॉपी हो गया, कलम हो गया, वाटर हो, कुछ भी, एनीथिंग जिसके पास अपना कुछ ना कुछ मास हो और वो स्पेस को एक्वायर कर सकता हो, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम मैटर बोलते हैं। पहला बात तो समझना क्लियर है। मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं, तो क्लासिफाई करने का हमारा 2 बेसिस होगा। एक, मैटर को बाहर से देख के मतलब उनके फिजिकल स्टेट को ऑब्जर्व करके, फिजिकल स्टेट को देख के कि वो कैसे हैं, उनके फिजिकल स्टेट को देख के हम क्लासिफाई करते हैं, और फिजिकल स्टेट के अनुसार से हमारे जो मैटर होंगे, मतलब फिजिकल स्टेट समझ रहा है ना, बाहर से देख के। तो ये सब ये जानता है, तो तुम लोग ये भी जानता है कि मैटर कितना तरह का होता है? 3 तरह का। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो अगर हम लोग बात कर रहे होंगे, जबकि इसमें 2 स्पेशल स्टेट हमारे पास आके जुड़ता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर है बात? तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इस बात को मेंशन करते चलते हैं। तो हम कहेंगे मैटर किसको बोलेंगे? तो सिंपल था क्या? एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस, एनीथिंग which having mass and ability to acquire space, anything which having mass and ability to acquire space called, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ability to acquire space called matter। हमने कहा कि मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफाई मतलब डिवाइड करना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर कितने तरह का होगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जैसे पहली बात हमारे पास, पहली बात आएगी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अनुसार से
हमारे जो मैटर होंगे, मैटर हमारे जो होंगे, मैटर हमारे तीन तरह के होंगे। फिजिकल स्टेट के अनुसार से मैटर हमारे तीन तरह के होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जबकि दो स्पेशल स्टेट होगा, स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर अगर हम देखेंगे तो दो स्पेशल स्टेट होगा मैटर का। एक होगा हमारा जिसको हम फोर्थ स्टेट बोलेंगे, फोर्थ स्टेट, फोर्थ स्टेट है वो हमारा है प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। और फिफ्थ स्टेट जो है इसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैटर का तीन स्टेट हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन जनरल स्टेट हो गया, थ्री जनरल स्टेट हो गया। ये जो स्टेट है थ्री, ये जनरल स्टेट हो गए। मतलब जनरली मैटर तीन स्टेट में लाई करेगा। जनरल स्टेट जो हो गया मैटर का वो तीन होगा, और दो स्टेट स्पेशल होगा अलग से, स्पेशल स्टेट। फोर्थ स्टेट जो होगा वो प्लाज्मा स्टेट, और फिफ्थ स्टेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, मतलब मैटर जो हमारे हैं, बेसिकली मैटर की बात अगर कर लो तो हमारे मैटर जो है वो फिजिकल बिहेवियर, मतलब वो बाहर से देखने पे किन किन स्टेट में लाई कर सकते हैं उसके अनुसार से हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। तीन हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जनरल स्टेट, और दो स्पेशल स्टेट होता है प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो लिख लेंगे इसको, इसको हम लोग क्लियरिफाई वन बाय वन थोड़ा सा कर लेते हैं। हो गया, चलो अब एक बात थोड़ा सा गौर करो, हम लोग कहें मैटर को, तो ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हम किसको कहते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या क्या डिफरेंसेस है, उनका क्या कंपैरिजन हो सकता है? तो तीनों क्योंकि एक ही मैटर की स्टेट है, तो उनको थोड़ा सा अगर हम क्लासिफाई कर ले, उनको थोड़ा सा कंपेयर कर लें आसानी से समझने के लिए, तो जनरली हम लोग ये भी शुरू से ही छठे सातवें से पढ़ते आते हैं, सॉलिड किसको बोलते हैं? तो जिसका अपना क्या हो, डिफरेंट मास हो और डिफरेंट क्या हो, शेप हो। मतलब डिफरेंट, सिंपल कहो कि इसका ऐसे बोलो, डिफरेंट शेप हो, मास तो मैटर है तो मास होगा ही होगा। इसको ज्यादा क्लियर ऐसे कहे कि जिसके पास अपना क्या हो, डिफरेंट शेप हो और डिफरेंट वॉल्यूम हो। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हमारा पेन है तो पेन के पास क्या एक शेप है, और अगर शेप है तो डेफिनेटली इसका अपना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा ही होगा। तो जिसके पास अपना डिफरेंट शेप और डिफरेंट वॉल्यूम होगा उसको हम बोलेंगे सॉलिड है। लिक्विड वो होगा हमारा जिनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होगा, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, 2 लीटर वाटर, 4 लीटर वाटर, 5 लीटर वाटर, पानी बोलते हैं कि 2 लीटर पानी का है ना। तो 2 लीटर का मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम फिक्स है, तभी तो हम उसको डिफाइन कर रहे हैं 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। लेकिन उसका वॉल्यूम तो फिक्स है, बट अगर हम बात कर रहे हैं कि शेप का, तो उसका शेप फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होगा शेप फिक्स? तो शेप फिक्स नहीं होने का कारण अगर जाओगे तो तुम दिखता होगा, अगर पानी को बॉटल में लोगे तो क्या होगा, बॉटल के शेप का हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग टब ले लेते हैं तो टब के शेप का हो जाएगा। मतलब द नेचर ऑफ लिक्विड ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द
नेचर ऑफ कंटेनर यूज्ड, जैसा हम कंटेनर यूज करेंगे उस लिक्विड का शेप वैसा ही हो जाएगा। ये तो क्लियर हो रहा है। जबकि यही बात हम गैस की करेंगे, इसका गैस, तो गैस का ना तो अपना कोई डिफिनिट शेप होगा और ना ही उसका अपना कोई डिफिनिट वॉल्यूम होगा। ये समझ में आ रहा है? जैसे परफ्यूम को ही ले लो, कॉमन सा एग्जांपल, परफ्यूम ले लो, तो परफ्यूम कहाँ है? बॉटल के अंदर है, तो बॉटल के अंदर है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? बॉटल के वॉल्यूम के बराबर। और उसका शेप कैसा है? तो जैसा बॉटल का शेप है। अब उसी को एक बंद कमरे में पूरे रूम में उस स्प्रे को, मतलब उसको परफ्यूम को उड़ा दो तो क्या होगा? अब पूरे रूम में फैल गया। अब उसका शेप कैसा है? रूम के शेप के, उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो रूम के वॉल्यूम के बराबर। इसका मतलब ये है कि गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों कंटेनर के ऊपर डिपेंड करेगा, ना तो उसका फिक्स शेप होगा और ना ही उसका कोई फिक्स वॉल्यूम होगा। ये जनरल बातें हो गई, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो चलो वन बाय वन थोड़ा सा हम इनको डिफरेंशिएट करके डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला हेडिंग डाल देंगे, इसके बाद कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हेडिंग डालेंगे कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हेडिंग डालोगे कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थोड़ा इनको कंपेयर कर लेते हैं। इधर हम लोग जनरल प्रॉपर्टी, जिसके अलावा, जिस प्रॉपर्टी के अलावा इसको कंपेयर करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। इधर हमने लिख लिया जनरल प्रॉपर्टी, इधर हमने जनरल प्रॉपर्टी ले लिया। इधर हम लोग ले लेते हैं सॉलिड, इधर हम लोग ले लेते हैं लिक्विड, और फिर हम लोग ले लेते हैं गैस। कंपैरिजन की बात अगर हम कर रहे हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को कंपेयर कर लेते हैं। तो इनके कंपैरिजन को अगर देखोगे अलग से कंपैरिजन हम तीनों का एक साथ कर देते हैं कि हमको ज्यादा आसानी से समझ में आए। सबसे पहला बात जो हमने कंपैरिजन में कहा वो है इसका शेप और कौन सी चीज? वॉल्यूम। तो जब हम बात करेंगे सॉलिड का, तो सॉलिड का हमने अभी बताया, सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड या डेफिनेट बोल सकते हो। वॉल्यूम जो है वो भी क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्लियर? मतलब फिक्स वॉल्यूम और फिक्स शेप होता है। जबकि लिक्विड की बात करो तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन उसका शेप जो होगा वो फिक्स नहीं होता है, ये इनडिफिनिट होता है। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट होता है। जबकि अगर तुम गैस की बात कर लो तो गैस को अगर तुम देखोगे तो गैस का भी हमारा क्या है? गैस का भी, गैस में जाओ तो ना तो उसका शेप फिक्स है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो शेप इनडिफिनिट है और उसका वॉल्यूम भी क्या है? इनडिफिनिट है। शेप इनडिफिनिट है और वॉल्यूम इनडिफिनिट है। मतलब हमारे जो हो गए, अगर हम बात करेंगे सॉलिड का, तो सॉलिड के दो बातें हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस जो हम देख रहे हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में पहला सिंपल कंपैरिजन क्लियर हो रहा है कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, लिक्विड का शेप इंडिफिनिट होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जबकि गैस की बात करोगे तो उसका शेप और उसका वॉल्यूम दोनों का दोनों इनडिफिनिट होता है। इनडिफिनिट मतलब फिक्स नहीं। अब फिक्स मतलब तो समझ रहे हो कि, चलो अब बात आता है जो मेन पार्ट है वो है उनमें पार्टिकल्स का।
तो जब हम बात करते हैं सॉलिड का, तो गिवन गिवन स्पेस में, अगर कोई एक स्पेस में सॉलिड भी रखा हुआ है, गिवन मतलब पर्टिकुलर स्पेस के अंदर सॉलिड भी रखा हुआ है, लिक्विड भी रखा हुआ है और गैस भी रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम में अगर मतलब मान लो हमने क्या किया, 200 या 500 ml कोई कंटेनर ले लिया, 1 लीटर का कोई कंटेनर ले लिए, उस 1 लीटर में सॉलिड डाल दिए, लिक्विड डाल दिए और गैस डाल दिए, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें होता है? सॉलिड में, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। तो हार्ड कब होंगे? जब ज्यादा पार्टिकल हो। नहीं, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम होते हैं। तो तीसरी बात अगर हम डिस्कस कर लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पे हमारे पास आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? तो सॉलिड के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, जबकि ये गैस में जो पार्टिकल होंगे, पार्टिकल सबसे कम होंगे, मिनिमम। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में और गैस में सबसे कम होगा, लिक्विड में क्या होगा? दोनों के बीच में होगा। तो इसको हम लोग बीच वाले को बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हो गया? इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में। इंटरमीडिएट का मतलब हुआ कि सॉलिड से कम और लिक्विड से, गैस से ज्यादा पार्टिकल। ये समझ में आ रहा है? शेप और वॉल्यूम फिक्स है किसका? सॉलिड का, और सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं गिवन वॉल्यूम में। लिक्विड की बात करोगे तो इसमें शेप इंडिफिनिट होता है, वॉल्यूम फिक्स होते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड और गैस के बीच में होता है। जबकि गैस का ना तो शेप फिक्स है, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है, और इसमें सबसे कम पार्टिकल्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, अगर सॉलिड है तो सॉलिड में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। कहने का मतलब यही हुआ, गिवन स्पेस अगर हमने इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया v वॉल्यूम में, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल जो होगा वो किस में होगा? सॉलिड में होगा। सॉलिड है। यही बात अगर करोगे लिक्विड में, तो लिक्विड के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा? कम होगा। ठीक है, लिक्विड के कंपैरिजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां अगर हम देखेंगे तो यहां पार्टिकल कम होंगे। और यही बात करेंगे हम गैस में, तो गैस की बात अगर कर लो तो गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल जो होगा वो सबसे कम होगा। गैस में अगर बात कर रहे हैं तो गैस में सबसे कम पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबका वॉल्यूम फिक्स कर दिए v वॉल्यूम में, इसका भी वॉल्यूम भी कर दिए, इसका भी वॉल्यूम भी, मतलब जो किसी कंटेनर में, जो कंटेनर भी किसका वॉल्यूम है? उस कंटेनर का जिसके अंदर उसको रख रहे हैं। तो जिस कंटेनर का वॉल्यूम भी है उसमें पूरा सॉलिड भर दिए, लिक्विड भर दिए और गैस भर दिए सेम कंटेनर में, तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें होगा? सॉलिड में। उससे कम पार्टिकल, और सबसे कम पार्टिकल जो होगा वो किसमें होगा? गैस में होगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब सोचो, अगर पार्टिकल ज्यादा होगा तो क्या होगा? उन पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ये समझ में आ रहा है? मान लो इस इतना बड़ा क्लासरूम है, इसमें 5 आदमी को छोड़ दिया जाए, आईसी में 1000 आदमी को पहुंच दिया जाए, दोनों में क्या होगा? डिस्टेंस, दो आदमी के बीच का डिस्टेंस कम कहाँ रहेगा? 5 आदमी है तो दूर दूर होगा सब। लेकिन अगर 1000 आदमी है तो दूर दूर का कोई मतलब, एक दूसरे के माथा पे बैठेगा तो नहीं ना होगा, नहीं ना होगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे किसमें? सॉलिड। गिवन स्पेस में पार्टिकल ज्यादा है,
तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इंटर मतलब दो के बीच में, मॉलिक्यूलर या पार्टिकल बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, समझ आए? ये दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सबसे कम होगा। और जहां पार्टिकल कम है तो बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो जब सबसे ज्यादा होगा, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड के केस में सबसे कम होता है, मिनिमम। गैस के केस में पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम। और अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट। क्लियर है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड में सबसे कम होगा और गैस में सबसे ज्यादा। अब सोचो, पार्टिकल मतलब गैस में पार्टिकल जो होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होंगे वो दूर होंगे, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होंगे, ये तो समझ में है। अब सोचो, पार्टिकल अगर नजदीक होगा, नजदीक है, तो स्वाभाविक है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, समझ रहे हो? और पार्टिकल दूर दूर है तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम लगेगा। ये बात समझ में आ रहा? तो अगर पार्टिकल, तो अगला बात आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ले लो, तो सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, पार्टिकल क्योंकि नजदीक इतना होगा कि इसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जबकि गैस की बात करो तो इसमें पार्टिकल इतने दूर है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर लगते हैं। मतलब पार्टिकल जो हमारा है वो हमारा क्या हो गया, ऑलमोस्ट फ्री है एक दूसरे से, कह सकते हो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। और इन दोनों के बीच में, तो जो बीच में रहेगा उसको इंटरमीडिएट लिख देते हैं। मतलब क्या समझे, सॉलिड की बात होगी, सॉलिड की बात होगी, तो सॉलिड की बात होगी तो सॉलिड हमारे जो जनरल प्रॉपर्टीज में अगर जाए सॉलिड, तो सॉलिड की बात होगी तो सॉलिड में क्या क्या हो गया, तो इसका शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा, पार्टिकल ज्यादा होगा तो उनके बीच का स्पेस कम होगा, स्पेस कम होगा तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लगेगा। गैस की बात करेंगे, शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं है, गिवन स्पेस में पार्टिकल बहुत कम है, पार्टिकल कम है तो उनके बीच में दूरी पार्टिकल कम होगा तो दूरी क्या होगा, ज्यादा होगा, और दूरी ज्यादा होगा तो क्या होगा, दूरी ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन होगा। उसमें दूगो चुंबक को ऐसे रखेगा, दूगो चुंबक को यहाँ रखेगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा कहाँ होगा, नजदीक होगा वहीं पे ना। तो यहाँ पार्टिकल नजदीक है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे पार्टिकल क्या है, दूर दूर है तो अट्रैक्शन क्या होगा, न के बराबर होगा। अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण बल है ना, तो उनके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रहा है? चलो तो इसको मेंशन करो, कुछ और बात है इसके बाद मेंशन करते हैं, इसके बाद वाला बात इसके बाद बताते हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा है वो अगर ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, मतलब उसके पार्टिकल एक दूसरे से टाइटली हेल्ड हो जाएंगे। अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा तो सब पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो जाएगा, बंध जाएगा। और अगर पार्टिकल्स बंधे होंगे तो आसानी से इधर उधर मूव कर पाएगा वो। मान ले 50 आदमी को रस्सी से बांध दे, अब एक आदमी को भागो तो भाग पाएगा नहीं, में सकस सकस के मर जाएगा, है ना। और वही 50 आदमी अगर अलग अलग है, अगर उसमें से एक को भगाना है तो स्वाभाविक है उनके बीच के
जो भी उनको बांधा गया रस्सी को काटेंगे तभी ना भागेगा। नहीं तो अगर 50 आदमी एक साथ बांधा हुआ है तो उसमें से कोई भी आदमी इधर उधर मूव करने की स्थिति में नहीं होगा। समझ में आ रहा बात। लेकिन अगर यही चीज अगर है, अगर ये 50 आदमी फ्री है, कोई बंधा हुआ नहीं है, तो आसानी से कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। समझ आए। तो क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है, टाइटली बंधे हुए हैं। तो टाइटली बंधे होने के कारण से वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है, पार्टिकल का जो मोशन होगा, मॉलिक्यूलर मोशन सॉलिड के पार्टिकल का ऑलमोस्ट क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा, नेग्लिजिबल। जबकि जबकि अगर तुम बात करें या किसका, लिक्विड का, तो उसका पार्टिकल थोड़ा सा मूवमेंट शो करेगा। जबकि गैस के पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन है नहीं, पार्टिकल कंप्लीटली फ्री है। तो फ्री है तो आसानी से इधर उधर मूव कर सकता है। समझ आ रहा बात। तो सॉलिड के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मतलब उसके मॉलिक्यूलर मोशन न के बराबर, लिक्विड के पार्टिकल का थोड़ा सा होगा और गैस का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये बात समझ में आया। इसको ऐसे समझो, रूम में तुम क्या करता है, रूम बंद रूम में वो अगरबत्ती कोई कोना में जला देगा, एक अगरबत्ती जला देते हैं तो थोड़ा देर में क्या होता है, पूरा रूम सुगंधित हो जाता है, होता है ना। रूम के एक कोना में परफ्यूम स्प्रे करो, पूरे रूम में सुगंधित हो जाता है। मतलब क्या, क्यों, क्योंकि क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल जो धुआं निकला, अगरबत्ती को हम जलाए, धुआं तो वहीं पे पहले निकला ना, अब फिर क्या हुआ, पूरे रूम में फैल गया नहीं। तो पूरे रूम में फैला कैसे, उसके पार्टिकल के पास मोशन होगा तभी ना फैलेगा। परफ्यूम जो है पूरे रूम में फैल गया, क्यों फैला, उसके पार्टिकल के पास मोशन होगा तभी ना वो फैलेगा। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ये पार्टिकल्स में मॉलिक्यूलर मोशंस अगर होंगे तो वो पार्टिकल मूव करेगा। अब पानी है तो पानी, रूम में पानी गिराएगा तो क्या होता है, फर्श पे गिराते हैं तो क्या होता है, फैल जाता है कि नहीं, लेकिन वो बस नीचे फैलता है। जबकि गैस क्या होता है, हर डायरेक्शन में फैल रहा है। इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर मोशन सबसे ज्यादा है और लिक्विड के पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मोशन कंपैरेटिवली कम है, तो इस कारण से वो कम फैलता है। समझ में आ रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर मोशन है। वही अगर सॉलिड पार्टिकल की बात करो तो ना के बराबर का है ये नहीं है। समझ में आ रहा। अब मान लो पेन, कोई रूम है, रूम में वो पेन रख दिया, पेन रखा हुआ है वहां पे, तो पेन अपने उठ के वहां चल जाएगा। अब रूम में बैठा हुआ अचानक पेन उठ के वहां से कलर रखा था टेबल पे, उठ के चलाए जब पलंग पे है तो पगला के मर जाएगा, इसे हार्ट अटैक से मर जाएगा। ये क्या हुआ, भूत का प्रकोप, भागेगा तो जान बचा के, है ना। अरे नहीं होगा, खुद समझ में रही, इसका कोई मोशन हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है, टाइटली बंधे हुए। समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको। चलो, तो इस बात को हम लोग यहाँ मेंशन कर लेंगे। 6 पॉइंट हमारे पास आता है, मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मॉलिक्यूलर मोशन यहां क्या होगा, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना के बराबर, होता ही नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यही बात अगर करेगा हमारे पास क्या है। जबकि यहां बात करें गैस के पार्टिकल का मॉलिक्यूलर मोशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। और लिक्विड की बात करो दोनों के बीच में होगा तो इसको बोलेंगे ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब कुछ कुछ मोशन होगा, मतलब सॉलिड में ना ही होगा, गैस में बहुत ज्यादा होगा, इसके पास कुछ मोशंस, मॉलिक्यूलर मोशंस होंगे।
क्लियर है ना सबको? अब आ जा, अब बात आता है, जब देखो अगर मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होगा, इसका मतलब है पार्टिकल टाइटली बंधे हुए हैं। अगर पार्टिकल टाइटली बंधे होंगे, इसका सीधा मतलब होता है कि पार्टिकल जो मतलब सब पार्टिकल, देखो पार्टिकल नजदीक नजदीक है, टाइटली बंध गया, इधर उधर मूव ही नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या होगा? वो हार्ड हो गया नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके जनरल प्रॉपर्टी में अगर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी में थोड़ा और आगे मूव करें, इसमें हम लोग बात करें उनके जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसी में आगे बढ़े। जनरल प्रॉपर्टी था पहले, उसके बाद कौन था? इधर सॉलिड था, इधर लिक्विड था और इधर गैस था। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी डिफरेंस को थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। देखो, तो अगला बात होता है उसका फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर ले लो, और भी प्रॉपर्टीज की अगर जनरल प्रॉपर्टीज में अगर हम ले लें, तो ये हमारे क्या होंगे? तो सॉलिड हमारा क्या होगा? हार्ड होगा, या यू का रिजिड होगा। ये हमारे जो होंगे ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है छोटे से स्पेस में पार्टिकल्स बड़ा मतलब सिस्टमेटिक अरेंज हो, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट बोलते हैं। ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे। ये हमारे जो होंगे ये बेसिकली सॉलिड हमारा जो होगा वो नॉन इलास्टिक होगा, ये हमारे नॉन कॉम्प्रेसिबल होंगे। इनको कॉम्प्रेस भी नहीं कर सकते, ना इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, नॉन कॉम्प्रेसिबल, नॉन कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, जबकि ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड। की बात अगर कर लो तो लिक्विड का जो भी होगा इन दोनों के बीच में होगा, तो इसमें तो कुछ है नहीं, हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट दोनों के बीच में होगा। जबकि अगर तुम बात करेगा किसका? लिक्विड का, तो लिक्विड के पार्टिकल लूजली पैक्ड होंगे, और लूजली पैक्ड होने के कारण से उनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। इनके पार्टिकल, इसके पार्टिकल लूजली पैक्ड होंगे, लूजली पैक्ड, और इस कारण से एंड लूजली पैक्ड होने के कारण से इजिली एंड इजिली कंप्रेस्ड। लूजली पैक्ड होने के कारण से वो आसानी से कंप्रेसिबल होंगे, वो कंप्रेस हो सकते हैं। क्लियर है बात? जबकि अगर यही बात अगर तुम करोगे किसका, तो एक लास्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आके ऐड होगा, एक टर्म आता है डेंसिटी की बात, थोड़ी सी हम उसको भी ऐड कर दें। इनके डेंसिटी की बात कर लो थोड़ी सी। ये लाइन सबको समझ आया ना? यहाँ पे अगर सॉलिड की बात तुम कर रहे हो तो सॉलिड हार्ड होंगे, रिजिड होंगे, नॉन इलास्टिक होंगे, नॉन कॉम्प्रेसिबल होंगे। जबकि हमारा जो गैस होगा वो हमारा लूजली पैक्ड होगा और वो इजिली कॉम्प्रेस्ड होंगे। क्लियर है? ये नॉन इलास्टिक, नॉन कॉम्प्रेसिबल होंगे सॉलिड, ये सबसे बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब रबड़ कहेगा, रबड़ तो सर खींचा जाता है, नहीं कंप्रेस हो जाता है। तो रबड़, प्लास्टिक, ये सब सॉलिड नहीं है। ये 12th में सॉलिड स्टेट जब हम पढ़ेंगे चैप्टर है, वहां पे बात आएगी सॉलिड हमारे दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो एक्चुअल में वो स्यूडो सॉलिड है, रबड़, प्लास्टिक, ये सब फॉल्स सॉलिड है, मतलब वो गलत सॉलिड है सॉलिड नहीं, सॉलिड की तरह वो दिखता है, इस कारण से उसका नाम देते हैं, अलग नाम देते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। याद रखेंगे कि जिसके पास भी स्ट्रेच होने का टेंडेंसी हो जाए, मतलब उसको कंप्रेस किया जा सकता हो, उसको स्ट्रेच किया जा सकता हो, उसके पार्टिकल के पास फ्लो करने की टेंडेंसी हो जाए, ये कभी भी सॉलिड नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? सॉलिड होने के लिए ये इतना प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्लियर है बात? जबकि
जबकि अगर हम बात करेंगे किसका, तो हमारा अगर बात आएगा लास्ट में एक टर्म आता है डेंसिटी का। तो अब बात आता है डेंसिटी को अगर डिस्कस करो, इस छठा हो गया, सातवां हमारा हो गया डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व कहते हैं, और डेंसिटी जो हमारा होता है ये बराबर होता है किसके, मास बाई वॉल्यूम के। घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बाई आयतन होता है ना। ये जो है डेंसिटी जो है वो मास बाई वॉल्यूम हो गया। अब एक चीज सोचो, तो अगर वॉल्यूम फिक्स, देखो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो सबका वॉल्यूम हमने फिक्स किया था, वॉल्यूम फिक्स किया था, चेंज क्या किया उसमें पार्टिकल। तो वॉल्यूम अगर फिक्स होगा, देखो वॉल्यूम को अगर हम फिक्स कर दें, ये देखो अगर हमने यहाँ जो हमने यहाँ पे यूज किया है क्या, वॉल्यूम, ये अपना वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हमने फिक्स किया, वॉल्यूम को हमने फिक्स किया और किसको चेंज कर रहे हैं, मास। तो स्वाभाविक है अगर वॉल्यूम फिक्स होगा तो स्वाभाविक है जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। समझ आ रहा हो? अगर ये फिक्स हो जाएगा तो चेंजिंग जो भी होगा डेंसिटी का इसी के कारण से होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1/2 है, अब नीचे 2 ही रहे और ऊपर बढ़ा देंगे 4, तो चेंज हो जाएगा कि नहीं। तो जो भी x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 4/2, तो ये जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर। तो अगर नीचे फिक्स है तो इसका वैल्यू इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर इस 1/2 हो गया 0.5, 2/2 हो गया तो इसकी हो गया 1, मतलब क्या ऊपर को बढ़ाए हो तो क्या हो गया, इसका वैल्यू बढ़ा है कि घटा है, पहले 1 था तो 0.5, 2 है तो ये 1 है। तो अगर हमने ऊपर वाले वैल्यू को बढ़ाया और इसका वैल्यू बढ़ा तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक के बढ़ने से दूसरा घटेगा तो उसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब चीज दिमाग में धीरे धीरे बैठाएगा सब, खास करके बिहार बोर्ड वाला सब दिमाग में रखो। जैसे अब मान यही रहता, मान ले 1/2 है या 1/4 है, x इक्वल टू इतना, x इक्वल टू इतना है, समझ इसको। इन दोनों में क्या है, ऊपर फिक्स है, अरे ऊपर सेम है ना, बढ़ कहाँ, ये नीचे बढ़ा रहा है, तो नीचे बढ़ा तो 1/2 0.5, 1/4 कितना होगा 0.25, क्या हुआ, नीचे तुम बढ़ाया 2 से 4 किया तो इसका वैल्यू क्या हो गया, कम नहीं हो गया। तो क्या समझा, एक के बढ़ाने से दूसरा बढ़ता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक के बढ़ाने से दूसरा घटता है तो उसको बोलते हैं इनवर्सली। इनवर्स मतलब उल्टा, और डायरेक्ट मतलब बराबर, सेम सेम, क्लियर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ा तो डायरेक्टली, एक के बढ़ने से दूसरा घटा तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर है बात सबको। तो स्वाभाविक है डेंसिटी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, इसका मतलब है कि मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, और मास किसी भी सब्सटेंस का मास किसके कारण होगा, जो उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे। मास किसके कारण से होता है, पार्टिकल के कारण से। पार्टिकल नहीं है तो वो मासलेस होगा। ठीक है, तो स्वाभाविक है सबसे, अब वॉल्यूम फिक्स है तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें है, सॉलिड में सबसे ज्यादा पार्टिकल है। अच्छा, अगर पार्टिकल ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा, नहीं होगा मास, पार्टिकल ज्यादा, मास देखो मास किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल पे। तो अगर हम कहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा, मास ज्यादा होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, पार्टिकल ज्यादा होगा तो उसका मास ज्यादा होगा, और अगर मास ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब सबसे ज्यादा पार्टिकल कहाँ होगा, सॉलिड में पार्टिकल ज्यादा है, इस कारण से सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। जबकि बात करोगे किसका, गैस का, तो ये इसका सबसे कम होता है, डेंसिटी सबसे कम होता है, जबकि दोनों के बीच में रहेगा हमारा इसका, ये इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है,
इंटरमीडिएट हो गया, दोनों के बीच में होगा। ये बात सबको समझ गया? इधर लिख लिया सब लोग, इधर वाला सब लिख लिया था ना? चलो तो इसको भी मेंशन कर लो। आशा करते इतना बात हमको समझ में आ गया। सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या कंपैरिजन है, ये बातें हमें समझ में आ गई। अब बात हमारे पास आता है, ये जो मैटर के 3 स्टेट हैं, इन तीनों स्टेट का बेसिक डिफरेंस अगर देखो तो उनके बीच के स्पेस है। अगर पार्टिकल में स्पेस सबसे ज्यादा है मतलब वो गैस है। अगर स्पेस कंपैरेटिवली क्या है, इससे कम, तो हमारा लिक्विड है। और अगर सबसे कम हो गया तो हमारा सॉलिड है। स्पेस सबसे कम हो गया तो वो सॉलिड है। तो अगर हमको कोई मैटर दिया हुआ है तो स्वाभाविक है वो मैटर अपने तीनों स्टेट में आसानी से चेंज किया जा सकता है। कैसे? बस उसके स्पेस को बढ़ा या घटा दिया जाए। अगर हमारे पार्टिकल्स सबसे दूर दूर है मतलब वो गैस है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो गैस है। अभी हमने क्या किया, उसको कंप्रेस कर दिया। क्या किया? तो कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल नजदीक आएगा। पार्टिकल नजदीक आएगा तो क्या होगा, तो वो पहले कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। और कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल और नजदीक आ जाएगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। सो ऑल 3 स्टेट ऑफ ए मैटर, एक मैटर का जो तीनों स्टेट है वो आसानी से एक दूसरे में चेंज हो सकता है। कैसे? तो उनके ऊपर जितना चाहिए, जितना जरूरी फोर्स, बिना फोर्स लगाए हुए तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो जितना एप्रोप्रिएट फिजिकल फोर्स चाहिए अगर उतना देने में हम कामयाब हो जाते हैं तो मैटर का तीनों स्टेट आसानी से एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो इस बात को मेंशन यहां कर सकते हैं। एक बात कि ऑल स्टेट ऑफ मैटर, ऑल 3 स्टेट of a matter can be interchanged whenever appropriate physical force is applied. Whenever appropriate physical force is applied, जब भी हम appropriate physical force अप्लाई करेंगे तो appropriate physical force के अप्लाई करने से मैटर के तीनों स्टेट आसानी से एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ, सिंपल समझो, मतलब मैटर हमारा ये सॉलिड है, सॉलिड हमारा लिक्विड में, लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट हो सकता है, इवन गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? जब इस पे हम एप्रोप्रिएट फिजिकल फोर्स लगा देंगे तब। मतलब इस पे अगर हमने एप्रोप्रिएट फिजिकल फोर्स, जितना चाहिए उतना फिजिकल फोर्स अगर हमने इस पे अप्लाई कर दिया तो तीनों स्टेट मैटर के आसानी से एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेके चले, एग्जाम्पल के लिए जो हमारा कौन हो गया, आइस हो गया। आइस को अगर हम हीट करेंगे तो कन्वर्ट होगा किस में, वाटर में, वाटर लिक्विड में। और हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, ये वाटर वेपर में। इसमें वाटर वेपर में गैस बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। और फिर इसको अगर वाटर को तुम ठंडा करेगा तो कन्वर्ट होता है किसमें, पानी में। और जब पानी को ठंडा करता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, तो क्या मैटर तो एक बना हुआ वाटर, लेकिन वो कैसा हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम फोर्स लगाना चाहिए उतना अगर हम लगा देंगे तो मैटर का एक स्टेट दूसरे स्टेट में आसानी से इंटरचेंज कर सकता है।
मतलब एप्रोप्रिएट फोर्स, ये याद रखना। मतलब हम कहेंगे सर लोहा को कर सकते हैं, किसी को कर सकते हैं। अब आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री से होता है, तो 1400 डिग्री सी पे वो मेल्टे करेगा, और फिर उसको वेपराइज करने जाएगा 3-4 हजार डिग्री सी पे बॉयल करेगा, पता चला कि शहीद हो जाएगा उसको गर्म करेगा चक्कर में। तो ऐसे काम काहे करेगा जरा में अपन जान आफत में आ जाएगी नहीं। तो मतलब कहने का यही हुआ कि हाँ, जितना फोर्स चाहिए उतना अगर हम लगा देते हैं तो मेटल के तीनों स्टेट आसानी से एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गया। तो मेटल का 3 स्टेट क्लियर हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों आसानी से एक दूसरे में इंटरचेंज किए जा सकते हैं अगर जितना फोर्स चाहिए उतना हम लगा दें तो। बात सबको क्लियर हो गया, चलो मेंशन कर लो इसको भी। अब इसके बाद हमारे पास आता है, हमने कहा था कि ये 3 जनरल स्टेट हो गया और 2 स्टेट जो होगा वो स्पेशल स्टेट है। एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक है प्लाज्मा स्टेट। अब दोनों स्टेट को थोड़ा सा समझो, तुमको ये खुद समझ में आना। जब सोचो, एक बात समझो, तो तुम इसको हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हुआ? लिक्विड में। सॉलिड को हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हुआ? और लिक्विड को हीट किया तो किसमें कन्वर्ट हुआ? अब गैस को भी तो हीट कर सकते हैं। मान ले अगर हम हीट कर रहे हैं, करते गए करते गए करते गए करते रहो, हीट कर, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तो नहीं होगा? क्या हो सकता है? ब्लास्ट कर दे, ये ब्लास्ट करा सकता है। तो खाली तोड़े फोड़े के ही व्यवस्था सोचवे करता है, कैसे टूट जाए कैसे फूट जाए, सुनेगा। मतलब ये सिंपल समझो, हम एक्चुअली कर क्या रहे, थोड़ा समझना इसको। अगर तुम इस चीज को थोड़ा सा गौर करोगे तो तुमको ये चीज समझ में आना चाहिए। देखो, अभी हमने जो कहा था, इस बात को अगर यहां से देखो, ये यहाँ पे पार्टिकल नजदीक है, समझते चल रहा, तो क्या था? अट्रैक्शन ज्यादा था, हम हिट किए, अट्रैक्शन कम हुआ, और हिट किए, सारा अट्रैक्शन गायब हो गया। किसके बीच का? पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन गायब हो गया। लेकिन अगर पार्टिकल है, उस पार्टिकल के बीच में भी तो अट्रैक्शन हो सकता है, नहीं? बात समझ में आया? सोचो इसको, पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन मतलब ये 9th 10th में पढ़ा होगा सब, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है ना? हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास चैप्टर ही है, बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो बात सीधा है कि बॉन्ड बना रहेगा, जैसे वाटर है। अब तुम जानता है ना कि वाटर है, वाटर H2O है ना, तो H2O क्यों एग्जिस्ट करता है? मतलब हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, तो एक दूसरे से जुड़ के एग्जिस्ट कर रहा है, दो साथ में है, तो साथ में कब होगा? मतलब कुछ ना कुछ उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उसको बांध के रखने वाला कुछ ना कुछ होगा, तब ना रहेगा। दूगो दोस्त साथ रह सकता है, दूगो दुश्मन साथ रहेगा, रोज लाता लाती करेगा। मतलब दूगो दुश्मन को एक साथ बैठा दे तो दोनों एक डर से नहीं सोएगा कि कहीं हम सूते तो हमारा मार देते भाई, है ना? मतलब वो साथ रहने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, वो तभी हैं जब इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। वो अट्रैक्टिव फोर्स इन पार्टिकल्स को, इनके एटम्स को, एलिमेंट्स को वो एक दूसरे से हेल्ड करके रखने में मदद करता है। दैट इज योर केमिकल बॉन्ड। ठीक है, हमने क्या किया? हमने हीटिंग किया। तो हीटिंग किया तो पहले वाटर मॉलिक्यूल कहाँ था? सब वाटर मॉलिक्यूल, ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल बंधा हुआ था। हिट किए तो पहले वाटर मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर गया, और हिट किए सारा वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया। अब क्या होगा? और हिट करेगा तो अब कोई किसको मिल रहा है? अब इंडिविजुअल हर पार्टिकल को एनर्जी मिल रहा है। समझ में आ रहा बात? अब ये एनर्जी मिलेगा तब वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो गायब होगा। बात समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझना, हम कॉमन सा बात बता रहे हैं। अब एनर्जी मिलेगा तो ये वाला ना बॉन्ड गायब होगा, ये सब बॉन्ड गायब होना शुरू होगा। बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन जितना से बंधा हुआ है उतना एनर्जी दे देगा, तो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। समझा ना? अब स्वाभाविक है, अब ये एटम अलग हो गया। सोचो कि ये एटम्स अलग हो गए, अब आज तुम एनर्जी देते जा रहा है, तब क्या होगा? अब क्या होगा?
अब एटम की बात करोगे तो एटम तुम लोग भी पढ़ा है, ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे, हम बात आए तो तुमको समझा। एटम के पास तुम जानता है 9th-10th से ही पढ़ रहा है। एटम के पास कौन सी होता है? एटम के पास होता है बेटा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जानता है ना। एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? उसके सेंटर पे होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, ये ना होता है। तो ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन कहीं और निगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो जब तुम हीट कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो जितना अट्रैक्टिव फोर्स है सब गायब होता चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो देखो क्या क्या हुआ, पहले तुम हीट किया तो पहले इसके बीच का फोर्स खत्म हुआ, कम हुआ, इसमें गया, और हीट किया तो इनका फोर्स खत्म हुआ, इसमें गया, और हीट किया तो क्या हुआ, और हीट करने से क्या हुआ, तो जो एटम जो मॉलिक्यूल्स है उनके एटम्स के बीच का अट्रैक्शन गायब हुआ। अब वो गायब हुआ और हीट किया तो अब एटम के बीच में जो अट्रैक्शन है निगेटिव पॉजिटिव चार्ज में, वो गायब हो गया, और क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन छिट आउट आ गया, आयंस का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है बात? तो इसका मतलब है यही लास्ट हो सकता है, न्यूक्लियस तो बच गया, छोटा सा बचा रहेगा, वो कभी नहीं टूटेगा। अब समझ में आया बात? ये बात क्लियर हो गया। न्यूक्लियस कभी भी नहीं टूटने वाला है, वो एक ही जगह टूटता है जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है। समझ में आया? तो क्या हुआ, सॉलिड हीट किए, लिक्विड हीट किए, गैस हीट किए तो मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल गैसियस मॉलिक्यूल बचे, हीट किए तो मॉलिक्यूल से एटम्स बने, एटम्स को हीट किए तो फाइनली आयंस बन गया। समझ में आया बात? थोड़ा समझना आप जो बता रहे। तो हमने पहले हीट किया, समझना, हीट किया यहां तक पहुंचा हुआ, और हीट करते गए करते गए करते गए तो लास्ट में कौन सी बचा, आयंस बचा। क्या बचा? सो जब हम हाईएस्ट कोई एक टेम्परेचर होगा ना जहां पे हम पहुंचा दिए, अभी देख रहे हैं 42-45 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमारे एसी बिना जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है ना। तो सोच कि सन के कोर में, सूर्य भगवान के जो नाभिक में जहां से एनर्जी रेडिएट हो रहा है, वहां का एनर्जी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। 10⁻⁶ केल्विन टेम्परेचर वहां का होता है। समझ आ रही बात? तो उतना टेम्परेचर पे भी तो सब्सटेंस वहां लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो वहां का सब्सटेंस क्या है, उस टेम्परेचर पे सब सब्सटेंस छिटाया हुआ है, और किस फॉर्म में है, वो तो लास्ट में तो गैस है, ये है, और गैस किसमें कन्वर्ट हो गया फाइनली, आयन में। तो गैसियस आयनिक फेज हो गया। क्या हो गया? गैसियस आयनिक फेज हो गया। समझ में आया बात? तो हमने जनरल स्टेट, अब समझना, ये सॉलिड लिक्विड गैस, ये जनरल स्टेट हो गया। अब इधर से टेम्परेचरों को हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और मैक्सिमम पहुंचा दिए, तो एक स्टेट आया जहां पे सारे गैसेस मॉलिक्यूल आयोनाइज करके गैसियस आयनिक फेज में एग्जिस्ट करेंगे। दैट स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। बात सबको समझ में आ रहा है? तो कोई पूछे व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट, तो कहेंगे ये 4th स्टेट है, स्पेशल स्टेट है मैटर का, जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे लाई करेगा। समझ में आ रहा है? अरे बात समझा ना? 3 गो जनरल स्टेट और 2 गो स्टेट हम डिफाइन कर रहे हैं, तो एगो इधर गए, एगो इधर जाएगा। इसको इधर गया तो ठंडा किया, और ठंडा किया तो ये तो और ठंडा करेगा, करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। फिर एगो समय आ सकता है जहां मिनिमम टेम्परेचर तक हम पहुंच सकते हैं, और जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सी होता है। इसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। इससे नीचे जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसके नीचे जाएंगे तो वॉल्यूम निगेटिव होने लगेगा। समझ आ रहा है? इसके नीचे जाने पे वॉल्यूम, अब वॉल्यूम निगेटिव का कोई मीनिंग होगा? समझ आ रहा? अब दुकान में जाकर कहेगा कि हमको -4 लीटर तेल दीजिए, तो मार के तुरंत तेल निकाल देगा, मुंह बना के चलाओगे। अरे बात समझ में आ रहा है ना? अरे क्लियर है ना? ये है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि ये टेम्परेचर सबसे मिनिमम टेम्परेचर है जहां पे हम जा सकते हैं। तो इस टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस लाई, इस पे भी तो घटा रहे, तो घटते घटते एक समय आया जब हम इस टेम्परेचर पे जाएंगे, तो उस समय जो स्टेट लाई करेगा, उस स्टेट को हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। तो 3 गो जनरल स्टेट, एगो
हाईएस्ट टेम्परेचर और एक लोएस्ट टेम्परेचर, बस ऐसे दिमाग में रहेगा। हाईएस्ट टेम्परेचर पे जो लाई किया वो प्लाज्मा स्टेट, जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे लाई किया वो, इतना काफी है, इतना भी दिमाग में रखो तो बहुत है अभी, ठीक है। चलो तो हम थोड़ा सा इस बात को मेंशन कर देते हैं, तो लिख लो अगला स्टेट कौन सा था, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। चौथा स्टेट हमारा था प्लाज्मा स्टेट, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देगा तो प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। This is the fourth state, state of matter, fourth state of matter that exists at highest temperature, exists at highest temperature that is 10 to the power 6 Kelvin temperature, 10 to the power 6 Kelvin टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस लाई करेगा वो हमारा क्या होगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या प्लाज्मा स्टेट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल, या और ये होता क्या है, ये प्लाज्मा स्टेट बेसिकली, प्लाज्मा स्टेट इज अ गैसियस आयोनिक फेज, गैसियस आयोनिक फेज, फेज ऑफ मैटर। गैसियस आयनिक फेज किसी भी मैटर का गैसियस आयनिक फेज होता है, गैसियस आयनिक फेज होता है मैटर का। और गैसियस आयनिक फेज हम समझ पा रहे, समझा दिए। गैसियस आयनिक फेज मतलब वो एटम्स भी ब्रेक करके फाइनली आयंस के फॉर्म में चले गए हैं, समझ में आ रहा है। किसके फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। क्यों, पहले हीट किए सॉलिड लिक्विड में, और हीट किए लिक्विड गैस में, और हीट किए, तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एटॉमिक फॉर्म में गए। फिर एटॉमिक फॉर्म को हीट करेंगे तो वो न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स में टूट जाएंगे, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। तो इस टेम्परेचर पे जितने भी सब्सटेंस है वो आयनिक फेज में एग्जिस्ट करते हैं, और उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट। तो सन के कोर में जो भी रिएक्शन, जैसे हीलियम पढ़ता होगा, हीलियम होता है सन के कोर्स में, तो उस समय हीलियम आयनाइज करके जिस फॉर्म में होगा तो उस प्लाज्मा स्टेट कहेंगे किसको, सन के कोर में जो भी सब्सटेंस लाई करेगा उसके स्टेट को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है। जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है ना, तो उसमें लावा निकलता है ना, तो लावा का तो देखते हो कितना हाइट है, हाईएस्ट टेम्परेचर पे वो भी होता है। तो उसके अंदर जो सब्सटेंस होगा उसके स्टेट को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा स्टेट बोलेंगे। क्लियर है। तो एक लाइन में खाली लिख सकते, एग्जांपल करके लिख सकते हो, substance lies in core of, कोर का मतलब होता है नाभिक, उसका सेंटर, सन एंड स्टार। सन और स्टार्स के, सन एंड स्टार्स, सन और स्टार के कोर में जो सब्सटेंस लाई करता है उसके स्टेट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। ये बात सबको समझ में है, क्लियर है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्लाज्मा स्टेट हो गया। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। इसके बाद हमारे पास आता है पांचवा स्टेट, कौन सा है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उसको भी मेंशन कर लेते हैं। इस हम लोग लिख लिया हो, लिख लिया है, लिख लो तो हेडिंग डाल दो अब, कौन सा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उसको भी डिफाइन कर लिया जाए।
बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हमने कहा ये भी स्पेशल स्टेट है मैटर का, फिफ्थ स्टेट है, मतलब ये कहेंगे इज स्पेशल स्टेट, स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर, स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर, स्पेशल स्टेट ऑफ मैटर मतलब ये हमारा फिफ्थ स्टेट है, व्हिच एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर, सॉरी वेरी लो टेम्परेचर, मतलब लाइव एट, ऐसे कर सकते हो ना, सीधा लिख देते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कौन है? एब्सोल्यूट, एट एब्सोल्यूट, इसको बोलेंगे कि दैट एग्जिस्ट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, या इसको बोलते हैं और थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर पे अप्लाई करें, दैट इज 0 केल्विन और -273.15 केल्विन डिग्री सी। इस टेम्परेचर पे, लोएस्ट टेम्परेचर पे लाइज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब कौन सा लोएस्ट टेम्परेचर पे लाई करें, उसके स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम वो स्टेटे हो गया, उसका नामे हो गया। जो भी सब्सटेंस इस टेम्परेचर पे लाई करेगा उसके स्टेट को डायरेक्ट बोलेंगे हम वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ये बात समझ रहे हैं? ये प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया, तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं बोस। क्यों? क्योंकि इसको अचीव किया था लैब में किसने? बोस और आइंस्टाइन ने। इस कारण से इसको हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। सबको बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? तो यहाँ पे एक पार्ट हमारा ये डिस्कस हुआ कि मैटर का एक स्टेट किसके अनुसार था? फिजिकल बिहेवियर। बाहर से देख के हमारा जो मैटर है वो मैटर कितने तरह का हो गया? 3 तरह का, जनरल और 2 स्पेशल स्टेट हो गया, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर है? जबकि ये पहला क्लासिफिकेशन था, याद है ना? क्लासिफिकेशन कर रहे थे, उसका पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल बिहेवियर, बाहर से देख के। अब आएगा दूसरा स्टेट हमारा क्या आएगा? तो वो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ इसके, उसके मतलब बाहर से देख के हम अभी तक देख रहे थे। अब बात आएगा अंदर, मतलब उनके कंपोजिशन के अनुसार से, केमिकल कंपोजिशन के अनुसार से, रासायनिक बनावट के अनुसार से। तो रासायनिक बनावट के अनुसार से हमारे जो मैटर होंगे फिर वो अलग अलग तरह के होंगे, जो हम लोग पढ़ते हैं प्योर मैटर और कौन? मिक्सचर। पढ़ा होगा सब, इम्प्योर मैटर जिसको मिक्सचर बोलते हैं। फिर प्योर मैटर हमारे 3 तरह के होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। मतलब मेनली हमारे जो प्योर मैटर है वो 2 हो गए, कौन कौन? एलिमेंट और कंपाउंड। और हमारे मिक्सचर जो हमारे हो गए वो भी हमारे 2 तरह के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये सब बेसिक बातें जो है इनके बारे में भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर उसको डिस्कस करके तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक सबको क्लियर है? तो चलो अगले क्लास में फिर आएंगे तो इसके आगे बढ़ेंगे।